नमस्कार मित्रों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो इससे पहले बात कर रहे थे कोशिका के, इससे पहले के वीडियोस में हमने बात किया है कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। तो उसी कोशिका के आगे हम क्रम में जो कोशिकांग बाकी थे उनको हम लोग ले रहे हैं। यानी इससे पहले हमने आपको जो पढ़ाया सेल वॉल, या जिसको हम एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो दूसरी संरचना है कोशिका की, सबसे महत्वपूर्ण संरचना, वो क्या है? केंद्रक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये मान लीजिए कोशिका है, जिसको आपने कहा सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनलीज हैं। उनमें हम जो पहली ऑर्गेनली ले रहे हैं, पहला कोशिकांग ले रहे हैं, वो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। कैसे होता है ये? जैसे आप अगर न्यूक्लियस को देखें तो ये सेंट्रल पार्ट है, ये इसका सेंट्रल पार्ट है। और जो ये केंद्रक देख रहे हैं आप, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अविकसित अवस्था में होता है, यानी पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये केंद्रक जो है ये विकसित अवस्था में होता है। और इस विकसित केंद्रक के कुल 4 भाग होते हैं। ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, इस न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट है न्यूक्लियर फ्लूइड। तीसरा पार्ट है न्यूक्लियोलस। और इसका चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है क्रोमैटिन थ्रेड्स। अब इसमें हम पहले पार्ट को ले रहे हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रक कला कहेंगे, केंद्रक कला। तो पहला पार्ट इसका है केंद्रक कला। केंद्रक कला के बारे में समझिए। केंद्रक कला की जो खोज किया था वो ओ हटबिंग ने किया था। वो हटबिंग साहब ने बताया था कि ये जो केंद्रक कला है ये एक द्विस्तरीय झिल्ली नुमा संरचना है। ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है इस तरह से, और इस झिल्ली नुमा संरचना में बीच बीच में आप यहां देख रहे होंगे पोर पाए जा रहे हैं, छिद्र पाए जा रहे हैं। और जो ये छिद्र हैं, ये छिद्र किसी काम के लिए बनाए गए हैं। इसके आप जानते हैं इसके अंदर क्या भरा है? न्यूक्लियर फ्लूइड भरा है, यानी केंद्रक द्रव्य भरा है। जैसे मैं केंद्रक द्रव्य को मान लीजिए इस कलर से दिखा रहा हूं, तो ये क्या है? केंद्रक द्रव्य है, न्यूक्लियर फ्लूइड भरा हुआ है इसमें। ये केंद्रक द्रव्य जो है, इसके बाहर जो भरा है, इसके बाहर क्या भरा है? कोशिका द्रव्य भरा है। ये जो मैं हरे कलर से यहां पर दिखा रहा हूं, ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य में ये केंद्रक द्रव्य आता जाता रहता है। और क्या करता है वहां पर, क्यों आता जाता रहता है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे, जब केंद्रक द्रव्य पढ़ा रहा हूं। तो अभी फिलहाल आप समझिए केंद्रक कला को। ये केंद्रक कला द्विस्तरीय है। इसकी जो आंतरिक कला है ये चिकनी होती है। इसकी जो इंटरनल लेयर है ये स्मूथ है, चिकनी है। लेकिन इसकी जो बाहर की कला है ये खुरदरी होती है। बाहर की कला खुरदरी क्यों है, रफ क्यों है? रफ इसलिए है क्योंकि इसी से क्या जुड़ा होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैं बना रहा हूं यहां पर, ये अभी क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे जुड़ा होता है।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है कोशिका के अंतर्गत, और इसके बारे में मैं भी अगले कोशिकांग में इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप जानते हैं इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। कौन से राइबोसोम्स लगे होते हैं? 80S टाइप राइबोसोम्स लगे होते हैं, क्योंकि 70S राइबोसोम कहां पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं 70S, लेकिन 80S राइबोसोम जो है वो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका, इसके ऊपर लगे होते हैं। अब देखिए, तो बताया मैंने आपको ये पहली जो संरचना हुई किसकी? केंद्रक की जो पहली संरचना है वो कौन सी हुई? केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने इस तरफ इसको हिंदी में लिखा है और इस तरफ इसको इंग्लिश में लिखा है। अब आइए देखिए, तो दूसरी जो संरचना इसकी होगी वो क्या होगी? जो दूसरी संरचना है इसकी वो हम ले रहे हैं केंद्रक द्रव्य। जो दूसरा है पार्ट है इसका वो है केंद्रक द्रव्य। यहां पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है न्यूक्लियर फ्लूइड। तो पहला हो गया ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये दूसरा जो पार्ट है इसका ये क्या है? न्यूक्लियर फ्लूइड यानी केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। यहां जो आप देख रहे हैं ये जो भरा हुआ है बीच बीच में, ये क्या है? केंद्रक द्रव्य है। केंद्रक द्रव्य बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। केंद्रक द्रव्य किस किस से बना है ये जानना बहुत जरूरी है, और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। केंद्रक द्रव्य का जो निर्माण हुआ है, केंद्रक द्रव्य में लगभग 70% क्या पाई जाती है? लगभग 70% क्या होती है? इसमें प्रोटीन होती है। लगभग 70% क्या होती है? प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन बेसिकली किसके रूप में होते हैं? एंजाइम्स के रूप में होते हैं। बेसिकली ये एंजाइम्स के रूप में होते हैं। इसमें 10% डीएनए होता है, 10% लगभग डीएनए होता है। इसमें लगभग 3 से 5%, 3 to 5% आरएनए होता है, 3 to 5% आरएनए होता है, और लगभग 2 से 3% इसमें फास्फोलिपिड होती है। फास्फोलिपिड होती है। इससे यह मिलकर के पूरा केंद्रक द्रव्य बना होता है। अब एक्चुअली केंद्रक द्रव्य जो है एक बहुत ही कह सकते हैं व्यवस्थित संरचना होती है, क्योंकि इसमें एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, इसीलिए हम और एंजाइम्स हैं तो जाहिर सी बात है विभिन्न प्रकार के रासायनिक गतिविधियों को ये संपादित करेंगे। इसीलिए इस केंद्रक द्रव्य को हम एंजाइम गतिविधियों का केंद्र भी कहते हैं। अब ये केंद्रक द्रव्य समझिएगा। केंद्रक द्रव्य देखिए इस तरह शो हो रहा है, जबकि यहां एक कोशिका द्रव्य है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का जो कंपोनेंट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, संघटक तत्व हैं, वो अलग अलग हैं। इसकी वजह से केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में आता जाता तो है। देखिए ये यहां पर आए जाएगा, किसमें? केंद्रक द्रव्य जो है एक कोशिका द्रव्य में आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है मैं फिर से बना रहा हूं। ये जो केंद्रक द्रव्य है ये ऐसे इस छिद्रों से हो करके कहां जाएगा? कोशिका द्रव्य में जाएगा, और फिर इन्हीं छिद्रों से वापस भी आएगा। इन्हीं छिद्रों से वापस भी आएगा। क्यों जाएगा, क्यों आएगा? इस कोशिका द्रव्य में क्या पाए जा रहे हैं? विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जा रहे हैं, सेल ऑर्गेनलीज पाई जा रही हैं। इन कोशिकांगों की क्रियाविधि को, इनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए केंद्रक द्रव्य यहां पर आता जाता रहता है। और कैसे कंट्रोल करता है? इन्हीं विभिन्न प्रकार की एंजाइमों के माध्यम, जो कि सचुकी आप जानते हैं एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इसीलिए हम इसको 70% प्रोटीन कह रहे हैं, बट बेसिकली ये क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम गतिविधियों का केंद्र माना
जाता है, इसीलिए तो केंद्रक द्रव्य क्या होता है, आता जाता रहता है। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण कोशिकांग की बात यहां पर करने वाले हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन होगा? तीसरा महत्वपूर्ण कोशिकांग होगा हमारा केंद्रिका। तीसरा जो महत्वपूर्ण कोशिकांग होगा वो होगा केंद्रिका। केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में ही पाई जाती है। केंद्रिका जो है वो केंद्रक द्रव्य में ही पाई जाती है। और कैसे पाई जाती है, यहां पर देखिए आप, केंद्रिका को हम एक अलग उसमें दिखा रहे हैं आपको। केंद्रिका कुछ कुछ गोलाकार संरचना में यहां पर होती है, ठीक है। इस तरह से केंद्रक द्रव्य में लगभग कुछ धंसी हुई सी संरचना होती है। मैं एक बार इसको नोट डाउन कर दे रहा हूं। ये जो आप देख रहे थे ये क्या था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका। यहां पर ये जो अंदर बीच में भरा था ये अभी हमने आपको पढ़ाया ही, ये है न्यूक्लियर फ्लूइड। लेकिन ये जो हम अभी संरचना बना रहे थे इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। तो इस केंद्रक के भागों में जो ये चार भाग हमने बताया कि विकसित केंद्रक के चार भाग होते हैं। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला जो ये बनी हुई है, इस तरह बताया। दूसरा न्यूक्लियर फ्लूइड, ये जो इसके अंदर भरा हुआ है। और तीसरा हम बता रहे हैं केंद्रिका के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में। तो ये तीसरा कोशिकांग आपका हुआ, तीसरा केंद्रक का भाग हुआ केंद्रिका। केंद्रिका यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में कुछ धसी हुई सी संरचना के रूप में पाई जाती है। और ये स्पेशली बनी किसकी होती है, स्पेशली ये आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है। आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है। इनको हम गुणसूत्रों का एक सेट भी कह सकते हैं। गुणसूत्रों का एक सेट इसमें पाया जाता है, यानी कुछ कुछ ये केंद्रक से मिलती जुलती है, इसीलिए इसको हम केंद्रक की छोटी बहन भी कहते हैं। केंद्रिका को केंद्रक की छोटी बहन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो केंद्रिका यहां पर पाई जा रही, पर केंद्रिका हमेशा नहीं रहती है। अभी जब आपको कोशिका विभाजन पढ़ाएंगे तो उस कोशिका विभाजन में आपको हम बताएंगे कोशिका विभाजन की कुछ अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं में एक अवस्था होती है प्रोफेज अवस्था, एक अवस्था होती है प्रोफेज अवस्था। इस प्रोफेज अवस्था में यह केंद्रिका समाप्त हो जाती है। ये प्रोफेज अवस्था में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन जो टीलोफेज अवस्था होती है कोशिका विभाजन की, टीलोफेज अवस्था, इस टीलोफेज अवस्था में ये फिर से अपीयर हो जाती है, यानी ये समाप्त होती रहती है और बनती रहती है। अब समाप्त और बनती क्यों है, ये समाप्त होती है और इसलिए कि कोशिका का विभाजन हो जाए। बनती इसलिए है कि नई कोशिका में इसकी उपस्थिति आवश्यक है, ठीक है। तो इसलिए यानी ये एक परमानेंट बॉडी के तौर पर नहीं रहती है, कोशिका विभाजन के समय समाप्ति भी जाती है और फिर से ये बन जाती है। तो इस तरह से हमने आपको बताया केंद्रिका को केंद्रक के इस तरह तीसरे भाग के रूप में, केंद्रक के तीसरे भाग के रूप में हमने आपको बताया। अब हम केंद्रक के ही चौथे भाग के बारे में आपसे बातें करने जा रहे हैं। चौथा भाग केंद्रक का कौन सा है? चौथा भाग यहां पर है क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन धागे। यानी हम जो केंद्रक का आप पढ़ रहे हैं, केंद्रक के चार भाग है। जो विकसित केंद्रक है इसके चार भाग हैं। हाँ, एक चीज यहां पर आपको नहीं बताया, उसको आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था।
रॉबर्ट ब्राउन। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक है वो एक से अधिक भी हो जाता है, पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सामान्य तौर पर एक ही केंद्रक पाया जाता है, पर यह विकसित अवस्था में होता है। प्रोकैरियोटिक में केवल अविकसित अवस्था में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह विकसित अवस्था में होता है। और विकसित केंद्रक के 4 भाग होते हैं जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो भाग था वो क्या है? केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा जो भाग था न्यूक्लियर फ्लूइड यानी केंद्रक द्रव्य। तीसरा जो भाग था वो केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। और चौथा जो भाग है वो है क्रोमैटिन थ्रेड्स यानी क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे। तो चौथे भाग के तौर पर हम यहां पर ले रहे हैं क्रोमैटिन धागों को, यानी क्रोमैटिन थ्रेड्स। ये क्रोमैटिन थ्रेड्स कैसे होते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड्स बेसिकली ये आपस में ऐसे ही बीच में उलझी हुई सी संरचना के तौर पर पाए जाते हैं। उलझी हुई सी संरचना के तौर पर ये पाए जाते हैं। इनको हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको, क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे स्पेशली बने किसके होते हैं? डीएनए के और आरएनए के। डीएनए के बने होते हैं और आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये जो क्रोमैटिन धागे हैं बीच में आपस में कुंडलित संरचना के तौर पर पतले पतले धागों के समान आपस में ये उलझे हुए से होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम क्रोमैटिन धागे बोलते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। लेकिन ये कोशिका विभाजन के समय ये धागे क्या होते हैं? टूट जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय धागे क्या होते हैं? टूट जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं। छोटे और मोटे हो जाते हैं और लगभग कुछ इस तरह से कह सकते हैं आप गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये मैं अगली संरचना के तौर पर अभी आगे बताने जा रहा हूं आपको। ये क्या है? ये गुणसूत्र हैं। गुणसूत्र। जो तीसरा मैं कोशिकांग आगे आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है? गुणसूत्र। तो ये जो क्रोमैटिन धागे हैं यही बाद में कोशिका विभाजन के समय टूटकर छोटे और मोटे होकर के इस आकार में आकर के क्या बनाते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है आपकी कोशिका की। और इस तीसरे कोशिकांग के तौर पर हम जो ले रहे हैं वो किनको ले रहे हैं? गुणसूत्रों को ले रहे हैं। तो जो अगला हमारा कोशिकांग होगा वो क्या होगा? गुणसूत्र। गुणसूत्र से पहले हमने आपको क्या बताया? गुणसूत्र से पहले हमने आपको बताया केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में क्या बताया? एक बहुत ही जल्दी समझ लीजिए आप लोग। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अविकसित अवस्था में है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह काफी विकसित अवस्था में है। विकसित केंद्रक के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमैटिन धागे। ये जो केंद्रक है ये कोशिका की समस्त गतिविधियों का केंद्र होता है और इसी केंद्रक से ही कोशिका की समस्त सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। कोशिका का गुणसूत्र पाया जा रहा है और गुणसूत्र को आप कह सकते हैं एक तरह से कोशिका का सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में ही आप जानते हैं सारी सूचनाएं मौजूद रहती हैं। तो केंद्रक को हम कोशिका के सॉफ्टवेयर के रूप में भी जानते हैं। और ये मास्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मास्टर अभी कहा जाता है। मास्टर उसको कहते हैं जो सबके लिए, जो सब पर कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके। इसके लिए क्या बोलते हैं? इसको हम मास्टर भी कहते हैं। अब इसी गुणसूत्र को हम तीसरी संरचना के तौर पर देख रहे हैं। यहां पर गुणसूत्र एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना गुणसूत्र की। गुणसूत्र के बारे में आप लोग थोड़ा जानिएगा। नाम से स्पष्ट है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम गुण सूत्र, जिसमें आप यानी आपके गुणों वाला सूत्र, यानी जिसमें ऐसा सूत्र जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक विद्यमान हो, प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं।
प्रत्येक जीव की कोशिका में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या पाई जाती है। अलग अलग जीव यानी जंतु में भी और वनस्पति में भी, यानी एनिमल में भी और प्लांट में भी, सभी में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या पाई जाती है। जैसे लेकिन ये अलग अलग जंतुओं में या अलग अलग वनस्पतियों में ये संख्या अलग अलग होती है। जंतुओं में और वनस्पतियों में संख्या अलग अलग होती है और ये दो भागों में विभाजित होती है, जिसमें कुछ भाग को हम बोलते हैं देह गुणसूत्र और कुछ भाग को बोलते हैं हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम, बॉडी क्रोमोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स। लेकिन सभी में यह विभाजन नहीं होता। जैसे छिपकली है तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। कारण क्या है आगे बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल गुणसूत्रों की प्रत्येक जीव की कोशिका में एक निश्चित संख्या होती है। अब मनुष्य भी क्या है, एक जीव है, तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में लगभग 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या हैं, देह गुणसूत्र हैं यानी बॉडी क्रोमोसोम्स हैं, जबकि एक जोड़ी क्या है, लिंग गुणसूत्र है यानी सेक्स क्रोमोसोम्स है। अब उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा खोज के बारे में जान लेते हैं हम। गुणसूत्रों की खोज किसने किया? गुणसूत्रों की खोज किया स्ट्रासबर्गर ने। किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने। बर्गर तो सबको याद ही होगा ना। अब बर्गर से ही आप याद थोड़ा आगे और जोड़ दीजिए, स्ट्रास क्या हो जाएगा, स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर साहब ने क्या की, गुणसूत्रों की खोज की। तो स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो गुणसूत्र शब्द है, इसको गुणसूत्र नाम इन्होंने नहीं दिया था, याद रखिएगा। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एक वैज्ञानिक थे वाल्डेयर, एक वैज्ञानिक थे वाल्डेयर। वाल्डेयर साहब ने इन्हें गुणसूत्र नाम दिया था। वाल्डेयर ने इन्हें गुणसूत्र नाम दिया। वाल्डेयर ने इन्हें गुणसूत्र नाम दिया। तो इन्हें गुणसूत्र नाम किसने दिया? वाल्डेयर साहब ने दिया। खोज किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने किया। गुणसूत्र नाम किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया। अब ये गुणसूत्र होते कैसे हैं? ये गुणसूत्र होते कैसे हैं, इनको थोड़ा सा आप समझिए। मैंने कहा कि ये सभी जंतुओं में, सभी वनस्पतियों में यानी सभी जीवों में उपस्थित हैं, लेकिन इनकी संख्या सब में क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर हम मनुष्य की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। अब उनमें कौन कौन से कैसे कैसे गुणसूत्र हैं, इनको देखिए। अच्छा, एक चीज पहले और समझ लीजिए आप लोग, ये जो गुणसूत्र हैं ये बने किसके होते हैं? ये गुणसूत्र बने हैं डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। हिस्टोन प्रोटीन के किसके बने हैं गुणसूत्र? डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। गुणसूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको डिटेल में समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि गुणसूत्र किस प्रकार से, किस संरचना के रूप में कैसे हो सकते हैं। आइए देखते हैं इसको हम कि गुणसूत्र आपके शरीर में कैसे हो सकते हैं। गुणसूत्रों की संख्या मैंने बताया भी आपके अंदर कितनी पाई जा रही है, 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र। 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। उनको हम संरचना के तौर पर देखते हैं। जैसे एक सामान्य संरचना के तौर पर इनको आप देखिए, तो जैसे ये है, ये पहली जोड़ी है। ये क्या है? पहली जोड़ी। हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। इसी तरह से ये क्या होगी? दूसरी जोड़ी। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगी? तीसरी जोड़ी। इसी तरह से ऐसे ऐसे
ये पहुंचेंगे कहां तक हम आप, 22वीं जोड़ी। ये हो गई 22वीं जोड़ी। गुणसूत्र की हम बात कर रहे हैं। मैंने बताया कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। उनमें कैसे कैसे क्या क्या पाया जा रहा है ये मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर जो 23वीं जोड़ी है, जो 23वीं जोड़ी है, इसको समझिए आप लोग। तेईसवीं जोड़ी जो है को हम इस कलर से दिखा रहे हैं। ये 23वीं जोड़ी है, ये 23वीं जोड़ी है। अब अगर हम इनको एक से लेकर के वैसे देखें तो ये सब क्या है, ये एक से लेकर के 22 जोड़ी तक के जितने भी गुणसूत्र हैं ये सभी कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, एक बार में इसको समझ जाएंगे। अगर ध्यान से समझेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये एक से लेकर के 22वीं जोड़ी तक के सभी गुणसूत्र मेल और फीमेल में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र, यानी होमोलॉगस क्रोमोजोम्स, होमोलॉगस क्रोमोजोम्स। ठीक है, एक से लेकर के 22 जोड़ी तक के सभी गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, स्त्री में भी और पुरुष में भी, यानी मेल में भी और फीमेल में भी। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको हम, समजात गुणसूत्र। लेकिन जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है, जो ये 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है, ये 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र स्त्रियों में तो एक्स एक्स ही होता है, स्त्रियों में तो एक्स एक्स ही होता है, यानी फीमेल में एक्स एक्स ही होता है। लेकिन मेल में ये क्या होता है, एक्स वाई होता है। मेल में क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। यानी मेल में जो ये 23वीं जोड़ी वाला गुणसूत्र है, मेल में कैसे हो जाता है, ये 45वां गुणसूत्र, यानी 23वीं जोड़ी का जो पहला गुणसूत्र कौन सा हुआ, 45वां गुणसूत्र हुआ। ये मेल फीमेल में एक जैसा है। लेकिन जो 46वां गुणसूत्र है वही मेल में अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं असमजात गुणसूत्र, असमजात गुणसूत्र। अब और आगे देखिए, ये जो 23वीं, जो एक से लेकर के 22 जोड़ी तक का गुणसूत्र है, इस पर जो गुण विद्यमान रहते हैं, इस पर जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है वो किस तरह से होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है वो किस तरह से होती है, यानी जो गुण विद्यमान होते हैं वो कौन होते हैं, या उससे गुणों से संबंधित जो जीन उपस्थित होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। एक से लेकर के 22 जोड़ी तक के गुणसूत्रों पर आपकी देह निर्माण से संबंधित जीन पाए जाते हैं, यानी आपके शरीर के निर्माण से संबंधित जीन पाए जाते हैं। इसीलिए हम इनको और क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं देह गुणसूत्र। इनको हम और क्या बोलते हैं, देह गुणसूत्र, यानी बॉडी क्रोमोजोम्स, बॉडी क्रोमोजोम्स। इसी तरह से जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है, इस 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर शरीर के 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर हमारी जो लैंगिक संरचना है, यानी हमारे जो जननांग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और उनसे संबंधित जो सहायक जननांग हैं, यानी एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उनसे संबंधित जीन विद्यमान रहते हैं। जननांगों से मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सहायक जननांगों में जैसे मेल में दाढ़ी मूंछ का है,
ठीक है, थोड़ा मांसपेशियों का मजबूत होना है, शरीर पर जो है बाल वगैरह है, हेयर्स वगैरह हैं, आवाज का मोटा होना यानी थोड़ा सा वकल कार्ड हमारा मोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नर सहायक जननांग। इसी तरह से फीमेल में होंगे मादा सहायक जननांग, जैसे दाढ़ी मूंछ का नहीं आना, आवाज अपेक्षाकृत पतली होना, ब्रेस्ट ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, ये सब क्या है, मादा सहायक जननांगों में आते हैं। तो ये नर सहायक जननांग और मादा सहायक जननांग से संबंधित जीन कहां पाए जाते हैं, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। इसीलिए इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। एक बार अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, तो उस लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में भी मैं इसको पूरा बताऊंगा कि इन 1 से लेकर के 22वीं जोड़ी और जो ये 23वीं जोड़ी है इसका क्या महत्व है। तो 1 से लेकर के 22वीं जोड़ी और 23वीं जोड़ी का क्या महत्व है और कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, कैसे लिंग का निर्धारण होता है, यानी पुत्री का जन्म होगा या पुत्र का जन्म होगा, यानी जो इम्ब्रियो बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनेगा, जो जाइगोट बनेगा वो मेल से रिलेटेड बनेगा या फीमेल से रिलेटेड बनेगा, उसमें इन बॉडी क्रोमोसोम्स और ये सेक्स क्रोमोसोम्स की क्या इंपॉर्टेंस है। स्पेशली इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स की इंपॉर्टेंस होती है, जिसको हम आपको जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे आपसे, कोशिका पढ़ा रहे हैं आपको, और अभी हम कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के बारे में बात कर रहे हैं। उन कोशिकांगों में हमने पहला बताया आपको कोशिका भित्ति या कोशिका कला, दूसरा हमने बताया आपको केंद्रक, और तीसरी बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, गुणसूत्र के बारे में, यानी क्रोमोसोम्स के बारे में। और अभी उन्हीं गुणसूत्रों के बारे में हम बता रहे थे आपको कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्रों की खोज किसने की, स्ट्रासबर्गर ने की। इन्हें गुणसूत्र नाम किसने दिया, वाल्डेयर ने नाम दिया। प्रत्येक जीव जंतु की कोशिका में इनकी संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। हमारे अंदर कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 1 से लेकर के यानी जिनमें 22 जोड़ी तक के गुणसूत्र क्या होते हैं, मेल और फीमेल में यानी स्त्री और पुरुष में एक समान होते हैं, लेकिन 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो स्त्री पुरुष में अलग अलग होता है। 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के गुणसूत्रों पर शरीर के निर्माण से संबंधित जीन पाए जाते हैं। इसीलिए इन गुणसूत्रों को हम क्या बोलते हैं, 1 से लेकर के 22 तक के गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं, हम देह गुणसूत्र कहते हैं। और 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमने अभी कर ली। अब हम आगे बात करते हैं कि इन गुणसूत्रों का चूंकि निर्माण किससे हुआ है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से हुआ है, तो बेसिकली हमको अब ये जानना है कि व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए। डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं हमारे आपके शरीर में। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। तो हम देखते हैं कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है।